नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, सदा खुश रहिए, बढ़िया बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक बार हमारा चैनल फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें और हमें कमेंट करके अवगत कराते रहें। आज हम आपको कक्षा 12 NCERT बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड की जो पाठ नंबर 9 है उप सहसंयोजी यौगिक, उसमें उनके बनने की प्रकृति, किस प्रक्रिया के तहत वो बनते हैं, उन प्रक्रियाओं का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्रक्रिया का अध्ययन क्या है, उसे कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन। तो सबसे पहले जो उप सहसंयोजी यौगिकों में आबंधन देखा था वो हमारे वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने देखा था। अल्फ्रेड बर्नर ने उसके अंदर देखा, तो देखने के बाद क्या है, जो सिद्धांत बताए थे उन्होंने, जो मतलब नियमावली बताई थी उन्होंने, उस नियमावली में बताने के बाद क्या हुआ कि संकुल यौगिकों के कुछ बहुत सारे गुणधर्म जो थे, विशिष्ट गुण, उनकी चर्चा वो नहीं कर सके। जैसे चुंबकीय गुण है, रंगीनता का गुण है, दिशात्मक प्रकृति है आबंधन की, संकुल यौगिकों का स्टेबिलिटी है, ये बहुत सारे गुणधर्म जो है वो उसके विवेचना नहीं कर पाए। तो जब विवेचना नहीं कर पाए तो इनके सिद्धांत को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया गया। बाद में जो सिद्धांत शुरू हुए थे वो थे नंबर 1 संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, यानी BBT कहते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है हमारा है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तीसरा सिद्धांत जो हमारा है वो है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, इसे कहते हैं LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। चौथा जो हमारे सिद्धांत है वो है आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो कौन कौन से सिद्धांत हमारे पास हैं? संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको उप सहसंयोजी यौगिकों को बताया है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत LFT, आणविक कक्षक सिद्धांत MOT। जो इस बुक के अंदर जो है वो आपको ये MOT नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको LFT नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको BBT और CFT पढ़ाया जाएगा। तो BBT और CFT दो सिद्धांत आपको यहाँ सिखाई जाएंगी। तो इन सिद्धांतों के अंदर जो भी हमारी बर्नर के उप सिद्धांत में, बर्नर जो संकुल यौगिकों में आबंधन बताया था, उसमें जो भी कमियां आई संकुल यौगिक के अंदर समझने में, संकुल यौगिक को समझने में जो भी कमियां आई, उन कमियों को इन दोनों सिद्धांत में दूर करने की संभावना की गई है। हालांकि काफ़ी हद तक उनको क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। तो ये 4 सिद्धांत इसके अंतर्गत हैं, और 4 सिद्धांतों में हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे? 2। एक तो BBT पढ़ेंगे और उसके अंदर दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे हम CFT। तो सबसे पहले हम सिद्धांत ले रहे हैं अपना, इन दोनों तीनों सिद्धांत को हटा देते हैं। सबसे पहले हम अपना सिद्धांत लेते हैं, वो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि उसके कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं। BBT के प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु। अब प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसमें? सबसे पहले इसमें होता है जो केंद्रीय धातु आयन होता है, केंद्रीय धातु आयन, उस केंद्रीय धातु आयन के
N-1 DNSNP कक्षक संकरण क्रिया में भाग लेते हैं। और वो भी कक्षक कैसे होते हैं? रिक्त कक्षक होते हैं। आयन के N-1 DNSNP रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। दूसरा हमारा जो बिंदु है वो कौन सा है? केंद्रीय धातु आयन के, वापस हम ये लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन के NSNPND रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। क्योंकि केंद्रीय धातु आयन के पास क्या होते हैं? अंदर वाले कक्षक भी रिक्त होते हैं और बाहर वाले कक्षक भी रिक्त होते हैं। तो इन रिक्त कक्षकों में क्या होती है? संकरण की क्रिया होती है, जिससे वो जो है संकरण क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगला क्या होता है? तीसरा बिंदु कौन सा है? ये जो रिक्त कक्षक है, चाहे तो इस प्रकार के रिक्त कक्षक हों, चाहे इस प्रकार के रिक्त कक्षक हों, यानी रिक्त कक्षक संकरण क्रिया में भाग लेते हैं, संकरण क्रिया में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आगे क्या होगा? जब ये कक्षक रिक्त हो जाएंगे तो वो रिक्त कक्षक जो है वो संकरण क्रिया में भाग लेंगे। अब संकरण क्या है? संकरण का मतलब होता है कि लिगेंडों के आबंधन के लिए जो अलग अलग ऊर्जा के कक्षक होते हैं, दो या दो से अधिक अलग अलग ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं, वो आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा के उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जितने संकरण क्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ घटना क्या उत्पन्न होती है कि जो अलग अलग क्रिया के अलग अलग ऊर्जा के जो संकृत कक्षक भाग लेते हैं वो संकृत होने के पश्चात समान ऊर्जा के हो जाते हैं। और जो कक्षक जितने भी भाग लेते हैं सभी कक्षकों में सभी कक्षकों का योगदान होता है। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें किस तरीके से नाम बन जाता है उनका। तो ये क्या होते हैं? समान ऊर्जा के क्या होते हैं? कक्षक भाग लेते हैं, अलग अलग ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं जिनमें संकरण क्रिया होती है, और समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं और समान ऊर्जा के संकृत कक्षक बनते हैं। कौन से बनते हैं? संकृत कक्षक बनते हैं। संकृत कक्षक बनते हैं। अगला जो चौथा बिंदु होगा क्या होगा? संकृत कक्षकों में लिगेंड आबंधन क्रिया करते हैं, आबंधन क्रिया करते हैं। तो ये आपकी घटना जो है वो बीबीटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जो अब संकृत कक्षक होते हैं जो आबंधन क्रिया के पश्चात, पांचवा पॉइंट कौन सा लिख लेंगे? पांचवा पॉइंट है आबंधन क्रिया के पश्चात, यानी संकृत कक्षक आबंधन क्रिया के पश्चात त्रिविम में एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं। अर्थात विशेष प्रकार की संरचना क्या है कि जो उनके अंदर लिगेंड होते हैं वो समान प्रतिकर्षण त्रिविम में इस प्रकार फैल जाते हैं कि उनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो सभी में समान हो जाए, और समान प्रतिकर्षण पर जाकर के वो स्थायी हो जाते हैं। तो जिस रूप में वो स्थायी होते हैं वो उसकी एक संरचना होती है। तो वो संरचनाएं कौन सी होंगी? वो अभी हम संरचना जब लिगेंड के बारे संकुल यौगिकों के बारे में बताएंगे तब आपको बताएंगे। तो किसी संकुल यौगिकों के बीबीटी सिद्धांत में जो आबंधन होता है उसमें इतने पॉइंट जो है वो प्रमुख होते हैं जो भाग लेते हैं। तो आप इन पॉइंटों के नोट्स बनाना चाहें तो भी आप इनके पॉइंटों के नोट्स बना सकते हैं हमारे वीडियो के साथ साथ, ठीक है? आप इनको इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अगला हम क्या लेते हैं? कोई एग्जाम्पल लेते हैं बीबीटी सिद्धांत का। अब देखिए इसमें कक्षक जो है वो कितने प्रकार के संकरण बनाते हैं, कौन कौन से संकरण हमारे इस सिद्धांत में आते हैं, तो वो हम कक्षकों के आबंधन के प्रक्रिया के आधार पर उनके संकरण भी लिख देंगे और उनकी आकृतियां भी लिख देंगे।
तो यहाँ पर क्या है, संकरण का प्रकार, त्रिविम में आकृति, त्रिविम में आकृति। तो त्रिविम में कैसी आकृति बनती है वो दोनों बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले जो संकरण बनेगा वो हमारा sp3, जिसमें एक कक्षक s और 3 p कक्षक होंगे। तो एक कक्षक s, मैं यही बता देता हूँ, एक कक्षक s और 3 जो है p कक्षक, इसमें तीनों की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कैसी होती है, कम, और इसकी ऊर्जा कैसी होती है, ज़्यादा। तो ये कैसे होंगे, अलग अलग ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा के, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा संकरण हो रहा है। तो जब संकरण हो रहा है तो ये समान ऊर्जा के 4 नए बनाएंगे, उतने ही जितने संकरण क्रिया में भाग ले रहे हैं। तो 4 नए संकृत कक्षक बनाएंगे। अभी यहाँ क्या है, यहाँ जो कक्षक है उसमें s का घटक है, यहाँ px का घटक है, यहाँ py का घटक है, और ये pz का घटक है। चाहे तो 2 के हों, चाहे 3 के हों, चाहे 4 के हों, चाहे 5 के हों, जो भी s कक्षक है उनकी बात कर रहा हूँ। हम इसमें किसी कोष के उपकोषों की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा। तो अब आगे क्या होगा, आगे इसमें समान ऊर्जा के हो गए तो आप नहीं कह सकते कि ये s कक्षक है, ये px है, ये py है, ये pz, नहीं कह सकते, क्योंकि अब इसमें भी क्या है, x का अंश भी है और px, py, pz का भी है। तो इसलिए हम इन पूरे कक्षकों को क्या कहेंगे, sp3 कक्षक कहेंगे। इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है, और इसका भी नाम sp3 है। तो तीनों जो है 4 नए sp3 संकृत कक्षक बनते हैं। तो 4 नए sp3 कक्षक बनेंगे तो जो त्रिविम संरचना बनाएंगे, यानी त्रिविम में समान कोण पर, अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर ये व्यवस्थित होकर के चतुष्फलकीय आकृति बनाएंगे, चतुष्फलकीय आकृति बनाएंगे। तो इनकी आकृतियां इस प्रकार की बनेंगी, चतुष्फलकीय आकृति बनाएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास संरचना आ गई अगली वाली। अगली वाली संरचना कौन सी है इस प्रकार, वो है DsP2, अर्थात इसमें एक अंदर वाला D, एक S और 2 बाहर वाले P कक्षक भाग लेंगे। तो एक D कक्षक हो गया ये वाला, एक S कक्षक हो गया ये वाला, और 2 P कक्षक भाग लेंगे ये वाले। तो ये कैसे गए, P कक्षक। तो इसका मतलब है ये चारों कक्षक जो हैं वो अलग अलग ऊर्जा के हैं, चारों कक्षक अलग अलग ऊर्जा के हैं, तो आपस में मिश्रित होंगे। तो उसी प्रकार के फिर 4 नए संकृत कक्षक बनाएंगे। तो 4 नए संकृत कक्षक बनाएंगे तो इसका नाम क्या होगा, DsP2, अर्थात ये भी DsP2 होगा, ये भी DsP2 होगा, ये भी DsP2 होगा, और ये भी DsP2 होगा। 4 नए DsP2 संकृत कक्षक भाग लेंगे, क्योंकि इसमें D का भी अंश होगा, S का भी अंश होगा, P का भी अंश होगा, और P के दोनों के अंश होंगे। तो इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति जो बनती है वो वर्ग समतलीय बनती है। कैसी बनती है इनकी आकृति, वर्ग समतलीय आकृति बनती है। तो हमने क्या किया, इसको भी यहाँ से हटा दिया। तीसरा प्रकार हमारा कौन सा आएगा, वो हमारा प्रकार है sp3d2, sp3d प्रकार का संकरण है। तो sp3d प्रकार का संकरण का मतलब है एक इसमें s कक्षक, 3 p कक्षक और 1 d कक्षक आपस में मिश्रित होकर के समान ऊर्जा के 5 नए, कौन कौन से 5, एक s, 3 p और 1 d, 5 नए संकृत कक्षक बनाएंगे जिनकी ऊर्जाएं कैसी होंगी, समान होंगी। तो ये कैसे बनेंगे, ये जो आकृति बनाएंगे वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनाएंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का मतलब क्या होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का मतलब है कि ये इस तरीके से एक तो त्रिभुज बनाएंगे, यानी यहाँ पर हमने लिगेंड M लगा लिया, यहाँ पर लिगेंड लगा लिया, यहाँ लिगेंड लगा लिया, यहाँ लिगेंड लगा। तो ये जो है वो समान अंश के कोण पर व्यवस्थित हो गए। इसके बाद जो 2 पिरामिड बनाएंगे वो इस तरीके से बनेंगे, अर्थात इस तरीके से एक पिरामिड हमारा ये बनेगा, एक पिरामिड ये बन गया, और दूसरा पिरामिड कुछ इस प्रकार का बनेगा ऐसे। तो इस संरचना को क्या कहेंगे हम, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय करेंगे। त्रिकोण के ऊपर 2 पिरामिड, एक त्रिकोण के ऊपर पिरामिड बनेगा, एक त्रिकोण के नीचे पिरामिड बनेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना करेंगे। अगला जो इसमें प्रकार आता है वो कौन सा है, D2sp3,
अर्थात अंदर वाले 2 डी कक्षक, बाहर वाला 1 s और बाहर वाला 3 p, या फिर इसमें कौन सा बनेगा sp3d2 प्रकार का संकरण। तो ये कोई भी संकरण हो, चाहे d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, इसमें जो आकृति बनती है वो बनती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय आकृति बनती है। तो अष्टफलकीय आकृति जो है वो किस इस प्रकार की बनती है, हमने अभी आपको बताई थी। इस प्रकार का ये वर्ग बना लीजिए, इसमें m लगा लीजिए, यहाँ पर लिगेंड लगा लीजिए, और लिगेंड लगाने के बाद ये ऊपर नीचे पिरामिड बनाएंगे। तो वर्ग के अभी जो हमने पिरामिड बनाई वो त्रिकोण के ऊपर पिरामिड बनाई इसमें, लेकिन यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ वर्ग के ऊपर पिरामिड बनेंगे। तो इस तरीके से क्या बनेगी, ये अष्टफलकीय आकृति बनेगी। इसके ऊपर क्या बनेगी, ये अष्टफलकीय आकृति बनेगी। तो इस प्रकार के संकरण हैं, और इन संकरणों की क्या क्या आकृतियां बनेंगी वो मैंने आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, किसी एग्जाम्पल को लेकर के उसमें आबंधन की क्रिया बताएंगे, किसी एग्जाम्पल को लेकर के उसमें आबंधन की क्रिया बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादातर अष्टफलकीय की बात कर रहे हैं, तो अष्टफलकीय एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसमें बीबीटी सिद्धांत के अंदर उनको हम बनाना समझाएंगे। तो हमने एग्जाम्पल ले रखा है क्या, CONH3 का होल 6 और पूरे कॉम्प्लेक्स पर हमने क्या बना दिया, प्लस के 3 आवेश। ठीक है, इस संकुल के बनने में क्या है, थियोरेटिकल पार्ट हमारा क्या है कि इस संकुल के बनने में कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन और 6 अमोनिया लिगेंड भाग लेते हैं। कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन और 6 अमोनिया लिगेंड भाग लेते हैं। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमारा जो है वो कोबाल्ट क्या है, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय परमाणु लिख लो पहले, अभी केंद्रीय परमाणु। तो कोबाल्ट जो केंद्रीय परमाणु है, उस कोबाल्ट की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। जब 27 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। इस प्रकार का कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के तैयार हो गया। अगली बात क्या है कि इस संकुल में जो है वो CO जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का है। तो जब CO +3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो सबसे पहले हमने CO को क्या किया, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ले लिया। तो आप जानते हैं कि जब वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तो सबसे पहले उसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो हमारे रहे ये वाले। तो क्योंकि 3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग लेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग ले लेगा तो ये 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और 4s में क्या हो गया, 0। अब 4p भी हमारा कैसा होगा, 0 खाली। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का विवरण दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का विवरण। ये इलेक्ट्रॉन का विवरण कैसा है, इलेक्ट्रॉन का विवरण है कि ये हमारा जो डी कक्षक है, 3d कक्षक, उस 3d कक्षक में 5 कक्षक होते हैं। तो हमने भर दिया 1 2 3 4 5 और अगला हमने छठा भर दिया। तो जो 3d6 में, जो 3d में जो 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं उसमें से एक जो कक्षक है वो कैसा है, पेयर्ड है, बाकी के 4 कक्षक जो है वो कैसे, अनपेयर्ड है। अभी भी हमारा जो है 4s कैसा है, खाली है, और 4p हमारा कैसा है, खाली है। लेकिन क्या है, NH3 को आबंधन के लिए 6 कक्षक रिक्त चाहिए। कैसे चाहिए, 6 कक्षक रिक्त चाहिए। तो अब ये रिक्त चाहिए तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4। हालांकि अभी भी क्या है, अभी भी हमारे पास 4 का D खाली है, लेकिन इसके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है। ऊर्जा ज़्यादा होने का मतलब है ये प्रबल लिगेंड है। कैसा, ये प्रबल लिगेंड है। अब जो प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड के पास ऊर्जा इतनी होती है कि वो पहले वाले जो कक्षक होते हैं जिनमें पेयरिंग है, या जो अंदर वाले कक्षकों को पहले वो भरने का प्रयास करते हैं। तो जब पहले वाले प्रयास करेंगे तो अमोनिया लिगेंड प्रबल होने के कारण जो CO+ का जो 3 का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये इसमें क्या होगा, युग्मन होगा। क्या होगा इसमें, युग्मन। तो युग्मन जब होगा तो अब देखिए हमारे पास क्या बना लिया हमने, 5 कक्षक, 1 2 3 5। तो हमने क्या किया, ये तो हमारा पहले से ही पेयर्ड बना हुआ है,
ये हमारा अनपेयर्ड है। तो अब इस अनपेयर्ड करने के लिए इसको हमने दूसरे से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगा लिया, अर्थात यहाँ से क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चल के आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये भी पेयर्ड हो गया और ये भी पेयर्ड हो गया। अभी तक यहाँ पर क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये केवल और केवल कैसा होगा, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण उच्च प्रचक्रण का होगा। यहाँ नीचे नहीं, लिगेंड जुड़ने के बाद नहीं, लिगेंड जुड़ने से पहले ये उच्च प्रचक्रण का होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसमें चुंबकीय प्रकृति भी होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये रंगीन प्रवृत्ति का भी होगा। ये आपको कमेंट इसके याद कर लेने चाहिए। अब क्या हो गया, युग्मन हो गया। युग्मन होने से क्या हो गया, 2d कक्षक जो है वो खाली हो गए, एक s कक्षक खाली है और 3p कक्षक खाली है। तो एक तो 4s खाली है, एक 4p खाली है और ये 3d के 2 खाली हो गए। तो 3d के भी अलग ऊर्जा होती है, 4s की भी अलग ऊर्जा होती है और 4p की भी अलग ऊर्जा होती है। तो अब क्या करेंगे हम, 6NH3 के आबंधन के लिए अब देखिए आगे क्या होगा। जब इनको आबंधन करना होगा तो इन अलग अलग ऊर्जा के कक्षकों को मिश्रित करना होगा, और मिश्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है, संकरण क्रिया कहलाती है। तो इन कक्षकों में क्या होगा, संकरण होगा। क्या होगा, संकरण होगा। तो संकरण होने पे क्या होगे, ये कक्षक बनेंगे। और कक्षक कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इनका नाम क्या हो गया, क्योंकि इसमें D का भी अंश है, S का भी अंश है, P का भी अंश है, तो इसका नाम हो गया D2sp3 संकृत कक्षक बन गए। जब ये संकृत कक्षक बन जाएंगे तो इन अमोनिया लिगेंड का क्या होगा, इसमें आबंधन। तो ये हमारा क्या हो गया, NH3, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसके द्वारा दे दिए गए, NH3 के। यहाँ भी हमने क्या दे दिया, NH3 के द्वारा। यहाँ भी हमने क्या दे दिया, NH3 के द्वारा। यहाँ भी हमने क्या दे दिया, NH3 के द्वारा दे दिया। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अब कौन दान कर रहे हैं, अमोनिया लिगेंड जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन इसमें दान कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, ये जो संरचना दिखाई दे रही है वो CO2+ की है। तो आप फिगर क्या बनाएंगे, ये त्रिविम में जो है वो एक समान कोण पर व्यवस्थित हो जाएंगे। ये त्रिविम में क्या होंगे, एक समान कोण पर व्यवस्थित हो जाएंगे। और संरचना कैसी बनाएंगे, संरचना का मतलब हमने ले लिया यहाँ पर कोबाल्ट, और अब जो कोबाल्ट है वो +3 अवस्था में है, और कोबाल्ट +3 अवस्था में तो उसके पास इस प्रकार की घटना है। और ये लिगेंड जो है वो इनसे कोई इनका लेना देना नहीं है। ये लिगेंड जो है वो आपस में, क्योंकि ये भी लिगेंड एकांकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी लिगेंड एकांकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इन लिगेंडों के बीच में एक प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, ये समान कोण पर व्यवस्थित होगी, यानी समान प्रतिकर्षण पर व्यवस्थित होने के कारण ये त्रिविम में एक प्रकार की संरचना बनाएंगे। और वो संरचना कौन सी होगी, ये, यानी ये केंद्रीय धातु आयन के साथ एक एकांकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है NH3 ये वाला, दूसरा एकांकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये NH3, तीसरा एकांकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये NH3, चौथा NH3 एकांकी इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहां से। अब ये क्या हो गई, ये त्रिविम में एक समान कोण पर व्यवस्थित हो गई, समान प्रतिकर्षण पर व्यवस्थित हो गई। अगला हमारा क्या है, NH3 यहाँ पर। तो देखिए इनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा, इनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा, इनके बीच 90 डिग्री का कोण होगा, इनके बीच 90 डिग्री का कोण, और जो इसमें भी नहीं है उसमें भी 90 डिग्री का कोण होगा। और यहाँ पर भी हमारा NH3 जुड़ गया, उसमें भी हमारा 90, यानी तो ये समान प्रतिकर्षण कोण पर जाकर के कैसे हो गए, व्यवस्थित हो गए। और अब इसमें क्या किया हमने, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और बॉक्स के अंदर बंद करने के बाद ये जो हमारे धनायन है वो यहाँ से हट के कहाँ चले जाएंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स पर चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे। तो इसका जो लिंक है वो इससे भी है, इसका लिंक इससे भी है, इसका लिंक इससे भी है। ये भी हमारा क्या बनेगा, फलक बनेंगे, फलक बनेंगे, फलक। तो ये क्या होगा, त्रिभुज के ऊपर यानी वर्ग के ऊपर एक पिरामिड बन गया, और इसके ऊपर क्या बन गया, एक पिरामिड नीचे की ओर बनेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय भी कह सकते हैं।
अब इसके क्या करेंगे, हम कमेंट लिखेंगे। तो कमेंट लिखने के लिए हम बोर्ड पर हम जगह खाली करेंगे, तब हम कमेंट लिखेंगे। तो अब तब तक क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से फॉर्मेट को बना करके सीखेंगे। अब हम इसके कमेंट बताते हैं। कमेंट देखिए क्या क्या है इसके। हम ऊपर वाला क्षेत्र खाली कर ले रहे हैं। यहां से यहां तक जब ये संकुल बनके तैयार हो गया तो संकुल का संकरण कौन सा होगा, नंबर क्या लिखेंगे, संकरण। संकरण कौन सा होगा, D2। देखिए अंदर वाले D कक्षक भाग ले रहे हैं, ये वाले जब अंदर वाले D कक्षक भाग ले रहे हैं तो D2sp3। और संकरण कौन सा है, अंतः संकरण। अंतः संकरण हो रहा है, ठीक है। अब इस संकरण की प्रवृत्ति क्या है, इस संकरण की प्रवृत्ति है कि यहां पर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n बराबर क्या है, 0। n बराबर 0 होने से यह कैसा होता है, निम्न प्रचक्रण का हो जाता है। निम्न प्रचक्रण का, निम्न प्रचक्रण संकुल है। अर्थात इसमें क्या होता है, निम्न प्रचक्रण संकुल, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह निम्न प्रचक्रण संकुल कहा जाएगा, ठीक है। अगली बात क्या है कि जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 0 है, तो जब n बराबर 0 है तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। अब प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है, प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ये पूरा संकुल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा, आकर्षित नहीं किया जाएगा। जब n बराबर 0 होता है तो ये रंगहीन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित, किसी संकुल में यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इनमें dd संक्रमण नहीं होता। जब dd संक्रमण नहीं होता है तो ये रंगीनता का गुणधर्म भी प्रदर्शित नहीं करते। आकृति कैसी है इसकी, आकृति जो है वो है अष्टफलकीय। कैसी है, अष्टफलकीय आकृति है। आकृति कैसी हो गई, इसकी अष्टफलकीय आकृति हो गई। तो इस प्रकार के कुछ जो है वो गुणधर्म आपको इस संकुल के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बीबीटी सिद्धांत के द्वारा इसमें संकरण समझ में आया होगा, कैसे संकुल यौगिकों का निर्माण होता है, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को समझें, रोक रोक के समझें। हम आपको इससे अगला दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे और वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, अवगत कराएं। हम अपने वीडियो में कोई भी कमी रह गई होगी तो उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। बशर्ते केमिस्ट्री थोड़ा इजी सब्जेक्ट नहीं है, टफ सब्जेक्ट है, तो टफ सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा आपको पेशेंस और थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 1-2 बार वीडियो देखने पड़ेंगी। हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, यह आपसे हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।